वैसे तो जब लोग प्यार के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में कुछ हसीन सी यादें आ जाती हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में कुछ ऐसा होता है जिससे लोगों की रूह कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ क्रिस और अमांडा के साथ। वो लोग इस बार वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर एक रोमांटिक टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें वर्मोंट के एक ब्रिज से होकर गुजरना था जिसका नाम था एमिली ब्रिज। रात का समय था और क्रिस गाड़ी चला रहा था। तभी उसने देखा कि रास्ते में एक लड़की अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। क्रिस ने दूर से ही उसे देख लिया और गाड़ी रोक दी। लेकिन जब उसने नीचे उतर कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा, तो उसने गाड़ी में बैठकर अमांडा से पूछा, तुमने उस लड़की को देखा क्या? अब पता नहीं कहाँ चली गई। तभी उसके एकदम पास से एक बहुत खौफनाक आवाज आई, कौन सी लड़की? तुम किस लड़की से मिलने गए थे? क्रिस ने जैसे ही अपने बगल में देखा, उसने पाया कि उसकी वाइफ की जगह एक बहुत भयानक चेहरे वाली एक लड़की बैठी थी। उसकी गर्दन पूरी मुड़ी हुई थी और उसके हाथ पांव इस तरह से आपस में क्रम्बल्ड थे जैसे वो टूट गए हों। उसके एक तरफ का चेहरा भी छिला हुआ था और उस तरफ की आंख भी फूटी हुई थी। उस लड़की ने क्रिस से पूछा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए उस दिन? किससे मिलने गए थे? कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? क्रिस उसे देखकर बहुत डर गया। वो अपनी गाड़ी से उतरा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वो गाड़ी के दरवाजे से टक्कर खाकर नीचे गिर गया। अगले दिन क्रिस की आंखें हॉस्पिटल में खुली। उसके शरीर पर बहुत से स्क्रैचेस के निशान थे। अमांडा उसके पास ही बैठी हुई थी। जब क्रिस ने अमांडा से पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था, तो अमांडा ने बताया कि क्रिस उसके बगल में बैठकर कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वहां पर खड़ी नर्स बड़े ध्यान से क्रिस को देख रही थी। उसने पूछा, क्या आप एमिली ब्रिज से होकर जा रहे थे? अमांडा ने अपना सर हाँ में हिलाया। तब उस नर्स ने उन्हें बताया कि वो ब्रिज हॉन्टेड है और रात के समय वहां पर कोई नहीं जाता। कहा जाता है कि काफी समय पहले एमिली नाम की एक लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसके रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे थे। इसलिए एमिली ने अपने आशिक से कहा कि वो उस ब्रिज पर जाकर वहां से कूदकर अपनी जान दे देंगे और अपने प्यार को अमर कर लेंगे। लेकिन जब एमिली वहां पहुंची तब उसका आशिक वहां नहीं था। उसने घंटों उसका इंतजार किया, लेकिन उसका आशिक उससे मिलने ही नहीं आया। इस गम में एमिली ने अकेले ही उस ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश किसी को नहीं मिली। कहते हैं कि वो उसी नदी में कहीं डूबी हुई है। उस दिन के बाद से रात में गुजरने वाले हर इंसान से वो मिलती है और उससे एक सवाल पूछती है, किससे मिलने जा रहे हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्रिस और अमांडा ये कहानी सुनकर बेहद घबरा गए। नर्स ने अमांडा से कहा कि वो क्रिस को आराम करने दे। क्रिस ने अमांडा को प्यार से कहा कि एक बार मैं ठीक हो जाऊं तो हम फिर से अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे। अमांडा ने क्रिस को मुस्कुराते हुए देखा और वहां से चली गई। तभी क्रिस का ध्यान ऊपर पंखे पर गया। वहां पर उसे एमिली की आत्मा दिखाई दी। उसने अपनी भयानक आवाज में क्रिस से पूछा, किससे मिलने जा रहे हो? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ये कहानी सुनैना नाम की एक लड़की की है। कुछ ही दिन पहले सुनैना का ब्रेकअप हुआ था और तब से वो थोड़ी चुप चुप सी हो गई थी। सुनैना का सारा फोकस अपने काम पर था और इसीलिए वो देर रातों तक ऑफिस में काम करती रहती थी। वैलेंटाइंस डे पास आ रहा था और उसकी सारी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ गोवा जाने वाले थे, पर सुनैना ने काम का बहाना करके उनको मना कर दिया। सुनैना थोड़ी उदास थी कि इस वैलेंटाइंस डे उसके पास कोई नहीं होगा। वैलेंटाइंस डे पर सुनैना ऑफिस में ही काम कर रही थी। जब वो काम करते करते थक गई तब वो ऑफिस के नीचे एक कॉफी शॉप में जाके बैठ गई। वहां उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखा
जिसके साथ उसने बातें करनी शुरू कर दी। बातें करते करते सुनैना को वो लड़का पसंद आने लगा और दोनों ने क्लब में जाने का प्लान किया। सुनैना ने रात भर उस लड़के के साथ खूब डांस किया और वो बहुत दिनों बाद काफी खुश महसूस कर रही थी। उस लड़के ने जब सुनैना से उसके घर चलने के लिए कहा तो सुनैना ने हाँ कर दिया। सुनैना जब उस लड़के के घर पहुंची तो वो थोड़ी ड्रंक थी, पर उससे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो घर थोड़ा अजीब है। उस घर में अजीब सी महक थी जिससे सुनैना का दम घुट रहा था। फिर भी सुनैना उस लड़के पर भरोसा करके उसके साथ बेडरूम में चली गई। जैसे ही उस लड़के ने सुनैना को गले लगाया, वैसे ही सुनैना को ऐसा लगा कि उस लड़के ने उसके नेक पर बहुत जोर से काटा। सुनैना ने उसे तुरंत पीछे धक्का दिया और धक्का देते ही उसने देखा कि उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई भयानक मॉन्स्टर हो। सुनैना बुरी तरह घबरा गई। वो लड़का सुनैना की तरफ आगे बढ़ा और सुनैना डर के मारे बेहोश हो गई। अगले दिन जब वो उठी तो वहां कोई नहीं था। पूरे घर का नक्शा बदला हुआ था। वो घर धूल मिट्टी से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर में सालों से कोई नहीं है। वो तुरंत वहां से निकलकर अपनी एक फ्रेंड के घर चली गई। उस लड़के के बारे में मालूम करने पर सुनैना के होश उड़ गए। जब उसने कॉफी शॉप ओनर से पूछा कि उस रात आपने मेरे साथ कोई लड़का देखा था, तो वो बोला कि नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। इनफैक्ट हम तो ये सोच रहे थे कि सुनैना अकेले किसको देखकर बात कर रही है। सुनैना को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा। उसके बाद वो उसी क्लब में गई और क्लब मैनेजर से उसी लड़के के बारे में पूछा। तो क्लब मैनेजर ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें उसने देखा कि उस रात वो अकेले ही नाच रही थी। जब उसने उस लड़के के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाली तो उसे पता चला कि वो लड़का जो उसे कॉफी शॉप में मिला था, उसे मरे हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके थे। इस बात को सोचकर कि वैलेंटाइंस की पूरी रात वो जिस लड़के के साथ थी वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो पूरी तरह से सुन्न हो गई थी और उसके गले की चोट का निशान आज तक उसे उस भयानक एक्सपीरियंस की याद दिलाता रहता है। आजकल ज़माना बदल गया है। अब लोगों को पार्टनर्स सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन से भी मिलते हैं। मोस्टली लोग टिंडर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेसी भी इन्हीं में से एक थी। स्टेसी की टिंडर पर प्रोफाइल उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफिया ने बनाई थी। स्टेसी को ऑनलाइन लोगों से मिलने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, पर पैंडेमिक के चलते उसके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। ऐसे ही एक रात अपने ऑफिस का काम खत्म करके स्टेसी अपने काउच पर बैठे फोन चला रही थी। तभी उसके फोन पर टिंडर की एक नोटिफिकेशन आई, यू हैव मैच्ड विद विक्टर। स्टेसी की प्रोफाइल विक्टर नाम के एक लड़के से मैच हो गई थी। स्टेसी ने इंस्टेंटली उस नोटिफिकेशन पर टैप किया और विक्टर की प्रोफाइल को देखने लगी। इसी दौरान स्टेसी को विक्टर से एक छोटा सा मैसेज आया, हाय। विक्टर की प्रोफाइल स्टेसी को काफी अट्रैक्टिव लगी। स्टेसी ने विक्टर को वापस रिप्लाई किया और ऐसे ही टेक्स्ट पर उनका बातें करना शुरू हो गया। स्टेसी को विक्टर के साथ हो रही कन्वर्सेशंस काफी इंटरेस्टिंग लगने लगी। करीबन 1 घंटा बात करने के बाद विक्टर ने स्टेसी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? स्टेसी भी इंटरेस्टेड थी तो उसने भी हाँ कह दिया। इस पर विक्टर का एक और मैसेज आया, क्यों ना अभी चला जाए डेट पर। एक्चुअली रात के 3 बज रहे थे तो स्टेसी ने मजाक समझकर मजाक में ही उसका रिप्लाई दे दिया। स्टेसी ने लिखा, क्यों नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। स्टेसी के मैसेज करते ही विक्टर ऑफलाइन हो गया और तभी एकदम से स्टेसी के दरवाजे पर खटखट हुई। इतनी देर रात दरवाजे पर खटखट सुनकर स्टेसी एकदम से शॉक हो गई थी। स्टेसी ने दरवाजे के पीप होल से देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खोलकर
देखने पर भी वहां कोई नहीं था। उसी वक्त स्टेसी के फोन पर एक और नोटिफिकेशन आई। विक्टर का मैसेज था जिसमें उसने लिखा था, तुम अपनी इस ब्लैक ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। ये पढ़कर स्टेसी के चेहरे का रंग मानो उड़ सा गया। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। दरवाजे को जोर से बंद करके वो अपने घर में वापस आ गई। तभी विक्टर का फिर से मैसेज आया, डरो मत, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। स्टेसी को अब ये सब थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने विक्टर को मैसेज करके पूछा कि उसे उसकी ड्रेस का कलर कैसे पता चला, लेकिन विक्टर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। स्टेसी को ये सब बहुत शेडी सा लगने लगा और इसीलिए उसने अपना फोन ऑफ कर दिया और काउच पर ही लेट गई। मगर कुछ ही सेकंड्स बाद स्टेसी के फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आई। स्टेसी बुरी तरह सहम गई क्योंकि उसने अभी अपना फोन ऑफ किया था, तो उस पर नोटिफिकेशन आना इम्पॉसिबल था। फोन चेक करने पर उसने देखा कि विक्टर ने उसे मैसेज किया था, मैंने अभी सोने की परमिशन नहीं दी है तुम्हें। स्टेसी के पढ़ते ही स्टेसी के घर की बेल जोर जोर से बजने लगी। इतना ही नहीं, उसके घर की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो गईं। स्टेसी अपने कान पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ जा रही थी कि एकदम से सन्नाटा हो गया और स्टेसी को फिर से एक मैसेज आया, मुझे लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। विक्टर का ये मैसेज पढ़कर स्टेसी का घबराहट के मारे रोना निकल गया और उसने विक्टर से पूछा कि आखिर विक्टर ऐसा क्यों कर रहा है और वो आखिरकार है कौन। कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन फिर एक मैसेज आया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये सब पढ़कर स्टेसी की हालत और खराब हो रही थी। वो बस फोन फेंक के रोने लगी कि तभी उसकी गर्दन पर उसे 2 हाथ महसूस हुए जो उसका गला दबा रहे थे। तभी स्टेसी का फोन एक के बाद एक आने वाली नोटिफिकेशंस की साउंड से बजने लगा। विक्टर के मैसेजेस अभी भी आ रहे थे, बेबी बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कोई काला साया अभी भी स्टेसी का गला जोर से दबा रहा था और अब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। स्टेसी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और बचने का शायद और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए स्टेसी ने अपनी घुटी हुई आवाज से कहा, आई लव यू टू। और अचानक उसकी गर्दन पर से वो दोनों हाथ उठ गए। विक्टर का मैसेज आया, तुम अब मेरी हो, हमेशा मेरी ही रहोगी। चलो अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, हमें बाहर भी तो जाना है। विक्टर के फोन पर आते मैसेजेस से स्टेसी की सांसें और तेज होने लगी थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। स्टेसी अब इतनी ज्यादा सहम चुकी थी कि वो विक्टर की सारी बातें मानने लगी। विक्टर की विशेष को मना करने पर शायद उसकी जान को खतरा था, इसलिए वो विक्टर के कहने पर तैयार होने अंदर अपने रूम में चली गई और उसने तभी छुपके से टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपनी फ्रेंड सोफिया को सब कुछ बता दिया। जब स्टेसी अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो विक्टर का फिर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, बेबी अपने सारे कपड़े उतारो ना। ये देखकर स्टेसी बहुत ज्यादा डर गई। पहले तो वो अपनी ड्रेस उतारने लगी, लेकिन फिर उसका बहुत तेज रोना छूट गया और उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन जमीन पर फेंका। उसका फोन अब जमीन पर गिरकर टूट चुका था। स्टेसी बेहद डरी हुई सोफे पर बैठी सोफी के आने का वेट करने लगी। करीबन 5 मिनट के बाद ही स्टेसी की डोरबेल बजी। स्टेसी दौड़कर डोर पर गई, ये सोचकर कि डोर की अगली तरफ सोफिया होगी, पर डोर खोलने पर उसे फिर से कोई भी दिखाई नहीं दिया। स्टेसी और ज्यादा सहम गई और तभी उसके टूटे फोन के स्पीकर से एक आवाज आई, बेबी तुम मेरे प्यार से नहीं भाग सकती, लेकिन तुम जो कर रही हो उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी।
इतना कहने के बाद वो आवाज बंद हो गई। स्टेसी को बहुत डर लग रहा था कि तभी फिर से एक काला साया उसकी तरफ आया और उसका गला दबाने लगा। लेकिन उसी वक्त सोफिया भी उसके घर पहुंच गई थी और वो घर के खुले दरवाजे से अंदर आ गई। उसने देखा कि स्टेसी खुद का गला दबा रही है। सोफिया जैसे ही उसके पास गई, स्टेसी वहीं बेहोश हो गई। सोफिया ने उसे पानी पिलाया और स्टेसी उसके गले लगकर रोने लगी। सोफिया के आने के बाद स्टेसी के साथ हो रही अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं। अगली सुबह स्टेसी ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना सुनाई। जब पुलिस ने टिंडर के रिकॉर्ड्स चेक किए तो पुलिस को वहां स्टेसी के फोन वाले विक्टर का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। स्टेसी को हर कोई यही समझाने लगा कि शायद ये सब उसके मन का वहम था, पर सिर्फ स्टेसी जानती थी कि जो कुछ भी उस रात उसके साथ हुआ वो सब सच था। स्टेसी अब थेरेपी में है। उसके मन का डर न जाने कब निकलेगा। स्टेसी ने अपना घर बदल लिया है। अब वो अपने माँ बाप के साथ ही रहती है और बस रोज ये प्रे करती है कि उसके फोन पर विक्टर नाम फिर से ना दिखे। फरवरी का महीना यंगस्टर्स के लिए ज्यादा ही स्पेशल होता है क्योंकि इसी महीने 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने पार्टनर्स के साथ अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं या फिर अपने प्यार का इजहार करते हैं। 18 साल की एक प्यारी सी लड़की अवनी के भी सभी दोस्त अपने पार्टनर्स के लिए सरप्राइजेस और डेट्स प्लान कर रहे थे। अवनी भी अपने इकलौते प्यार के साथ वैलेंटाइंस प्लान बना रही थी। किताबें। अवनी को बुक्स पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके घर का कबर्ड बुक से भरा रहता था। बचपन से ही अवनी एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी, पर उसे सोशलाइज करना पसंद नहीं था। वो नेचर से थोड़ी शाय और इंट्रोवर्ट किस्म की थी। अवनी ने डिसाइड किया था कि वो वैलेंटाइंस डे पर अपने घर के पास वाली पब्लिक लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू करवा लेगी। बुक्स के बारे में सोचकर ही अवनी के अंदर एक अलग सी खुशी आ जाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। लाइब्रेरी में एंटर करते ही अवनी को लगा कि वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ गई है। घूमते घूमते वो रोमांस नॉवेल्स के सेक्शन में पहुंच गई। बुक्स के बीच में खोई हुई अवनी को अचानक से अपने पीछे किसी लड़के की गहरी सी आवाज आई, अवनी। वो आवाज अवनी को ही पुकार रही थी। अवनी ने पलट कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, पर बुकशेल्फ के कोने में उसे एक किताब दिखी। उस किताब की हालत बहुत ही खस्ता थी। उस पर बहुत धूल जमी हुई थी और अवनी उसका टाइटल भी ढंग से नहीं पढ़ पा रही थी। धूल हटाने के लिए अवनी ने उस किताब पर जोर से फूंक मारी। तब उसे उस किताब का टाइटल दिखा, द बुक ऑफ लव। अवनी को वो बुक वैलेंटाइंस डे के लिए एकदम परफेक्ट लगी, इसलिए उसने उस किताब को घर ले जाने का डिसाइड किया। लाइब्रेरी के इशू काउंटर पर बुक इशू करते समय अवनी की नजर इशू डेट के स्टैम्प्स पर गई। वहां उसे दिखा कि उस दिन से पहले ये किताब सिर्फ एक ही बार इशू की गई थी, और वो भी 1992, यानी पूरे 30 साल पहले। अवनी को वो किताब अब और स्पेशल लगने लगी थी। वैलेंटाइंस डे की शाम को अवनी घर पर अकेली थी। उसके पेरेंट्स डिनर के लिए बाहर गए हुए थे। अवनी ने अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और अपने रूम में जाकर उसने अपनी नई बुक्स को पढ़ना शुरू किया। वो बुक सैम नाम के एक लड़के के बारे में थी, जिसे एक लड़की एना से प्यार हो जाता है और एना भी उसे प्यार करने लगती है। अवनी को वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी। वो इस किताब को पढ़ते पढ़ते मानो उसमें खो सी गई थी। लेकिन तभी उस किताब में एक लाइन आई जहां सैम एना का हाथ पकड़ता है। इस लाइन को पढ़ते ही अवनी को महसूस हुआ कि उसके लेफ्ट हैंड को किसी ने छुआ। एना ने झटके से अपने बाईं ओर देखा तो वहां पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसके बाल उसकी आंखों पर गिर रहे थे। अवनी उसे देखकर चौंक उठी।
वो लड़का मुस्कुराया और उसने अपनी से कहा, हाय एना, घबराओ मत, मैं सैम हूं। ये सुनते ही अवनी की चीख निकल गई। उसके सामने बुक का एक कैरेक्टर बैठा हुआ था। वो डर कर बेड से उठ गई और कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी सैम अजीब तरीके से रोने लगा और कहने लगा, एना, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। अवनी ने डरी हुई आवाज में बोला कि उसका नाम अवनी है और वो एना नहीं है। सैम ने फिर से एक अजीब ढंग से कहा, नहीं, तुम्हारी आंखें बिल्कुल एना जैसी हैं। तुम ही एना हो, मेरी एना। इतना कहकर सैम अजीब तरीके से हंसने लगा। अब चीजें अवनी के कंट्रोल से बाहर जाने लगी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कमरे से बाहर चली गई और उसने बाहर से कमरा बंद कर लिया। कुछ देर तक दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाजें आईं, लेकिन फिर सब शांत हो गया। अवनी को घबराहट हो रही थी और वो ड्राइंग रूम में बैठकर अपने पेरेंट्स का वेट करने लगी। जब उसके पेरेंट्स घर वापस आए तो उसकी जान में जान आई। अवनी ने उसके बाद जब अपना रूम का दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। किसी को भी वहां ना पाकर अवनी ने अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि शायद उस बुक को पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो रात होते ही सोने चली गई। लेकिन उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे फिर से ऐसा लगा जैसे वो किताब उसे बुला रही हो। वो उसके पास गई और किताब को फिर से पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते वो किताब के आखिरी चैप्टर पर आ पहुंची। लास्ट चैप्टर का टाइटल था सैम्स डेथ। उस चैप्टर में लिखा था कि एना सैम के साथ रिलेशन में होने के बावजूद उसे चीट कर रही थी। सैम को जब ये सब पता लगा तो वो इतने गुस्से में आ गया कि वो पागल हो उठा। उसने एना के घर जाकर उसे मारने का प्लान बनाया। एक रात जब एना अपने कमरे में बैठी एक किताब पढ़ रही थी तो सैम उसके बेड के नीचे छुपा उसे मारने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद किताब में आगे पेजेस ही नहीं थे। शायद किसी ने वो पेजेस फाड़ दिए थे। ये सब पढ़ते ही अवनी को फिर से बहुत जोर से डर लगने लगा। वो भी देर रात में किताब पढ़ रही थी और उसे डर लगने लगा कि सैम शायद उसके बेड के नीचे ना हो। उसने बुक अपने एक हाथ में उठाई और डरते डरते दूसरी हाथ से बेड की चादर उठाकर देखा। थैंकफुली बेड के नीचे कोई नहीं था, लेकिन अवनी के ठीक पीछे सैम एक बड़ा सा चाकू लिए खड़ा था। अवनी जैसे ही पीछे मुड़ी उसने सैम का भयानक चेहरा देखा। उसका मुंह काला पड़ चुका था और उसके दांत नुकीले हो गए थे। ये देखकर अवनी जोर से चिल्ला पड़ी और उसने वो बुक सैम के चेहरे पर फेंकी और वो वहां से भागकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उसकी चीख सुनते हुए उसके मॉम डैड भी जाग गए और वहां आ गए। अवनी इतनी जोर से रो रही थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। बस उसने अपने कमरे की तरफ इशारा किया। अवनी की मॉम उसके रूम में गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर रूम में आते ही उनकी नजर नीचे फर्श पर पड़ी उस बुक पर गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बुक के अंदर एक चाकू घुसा हुआ था और उस बुक में से खून निकल रहा था। अवनी के पेरेंट्स ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने वहां आकर उनका पूरा घर और आसपास का पूरा इलाका छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उस बुक को उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया और वहां से चले गए। उस दिन के बाद से अवनी को सैम फिर कभी नहीं दिखा, ना ही कभी उसे उस किताब के बारे में पता चला।